नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एसएससी लैब पर। मेरा नाम है पीयूष और आज मैं ऐसे 5 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको बताने वाला हूं जिनको अगर आपने मिस कर दिया तो एसएससी के एग्जाम में इंग्लिश वाले सेक्शन में बहुत बड़ी मिस्टेक्स आपसे हो सकती हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आएंगे वो डेफिनेटली आपके लिए वैल्यू एडिशन बनने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को जरूर टैप करिए, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ऐसी अपडेट्स आपके साथ हम रेगुलरली लेकर आते रहते हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट्स को हम सीखेंगे इस क्वेश्चन के थ्रू। देखिए, स्टूडेंट्स दीज डेज आर नॉट इंटरेस्टेड इन गिविंग टेस्ट्स। अब ये एक नजर में पढ़ने में बहुत ही सही सवाल लगेगा और शायद आप आगे चलकर इसमें नो एरर को भी स्पॉट कर दें, लेकिन इस तरह के सवाल दो कॉन्टेक्स्ट में पूछे जाते हैं। पहला पर्सपेक्टिव होता है टीचर का और दूसरा होता है स्टूडेंट का। ध्यान से इस बात को समझिएगा, एक होता है टीचर का और एक होता है स्टूडेंट का। कभी भी टेस्ट के बारे में जब बात आती है तो टीचर के लिए हम लेते हैं गिव और स्टूडेंट के लिए लेते हैं टेक। यानी कि टीचर गिव टेस्ट एंड स्टूडेंट टेक्स टेस्ट। ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। टीचर टेस्ट देता है और स्टूडेंट टेस्ट लेता है। यही चीज अगर आपने मार्क कर ली है तो मार्क्स बचेंगे, वरना मार्क्स तो चले गए। तो यहां पर कह रहा है कि स्टूडेंट्स आजकल इंटरेस्टेड नहीं होते हैं गिविंग टेस्ट्स के लिए। अब मुझे स्टूडेंट्स वाली बात को यहां मैच कराना होगा। स्टूडेंट के लिए मैं गिव नहीं, मैं टेक लगाऊंगा, इसीलिए गिविंग यहां पर गलत है। गिविंग को हटाकर अगर आपने टेकिंग लगा दिया, इसका मतलब है आपने सेंटेंस को सही कर दिया। टेकिंग क्यों है, टेक क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा इन है प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशन के बाद में हम सिर्फ नाउन रखते हैं। यहां पर टेकिंग एक जेरेंड है जो कि नाउन का काम कर रहा होगा, इसलिए यहां पर टेकिंग ही करेक्ट है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट, हार्डली ही एंटर्ड हिज रूम व्हेन द थेफ्ट अकर्ड। अब आपने देखा होगा बहुत कॉमन तरीके से कि जब भी कभी नेगेटिव एडवर्ब से सेंटेंस की शुरुआत होती है, जैसे हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, रेयरली, नो सूनर, नॉट ओनली या नेवर, इनसे जब भी सेंटेंस की शुरुआत होगी हम दो बातें फॉलो करते हैं, ये आपको पता होगा। पहला करते हैं रूल ऑफ इन्वर्जन, यानी इन एडवर्ब के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर लगाते हैं सब्जेक्ट और फिर आता है मेन वर्ब, ये पता होगा आपको। फिर इनकी हम कर देते हैं पेयरिंग। तो हार्डली की पेयरिंग होनी चाहिए व्हेन के साथ में, जो कि ऑलरेडी यहां पर करी हुई है, यानी ये बात तो बिल्कुल सही है। अब चलते हैं इसके इन्वर्जन को चेक करते हैं। अब आप नोटिस करेंगे कि भाई इन्वर्जन के लिए हमको तीन चीजें चाहिए। एक चाहिए हेल्पिंग वर्ब, फिर चाहिए हमें सब्जेक्ट और उसके बाद में हमें चाहिए होगा मेन वर्ब। लेकिन यहां पर आप क्या नोटिस करते हैं कि भाई यहां पर हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं, ये रहा सब्जेक्ट और ये रहा मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की तो यहां पर एब्सेंस है। इस केस में आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। अगर कभी ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ गया जिसमें आपको कुछ ठीक नहीं करना है बल्कि आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो सही होगा, इस केस में हम क्या करते हैं, देखो एंटर्ड यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अगर मैं यहां पर हैड लगा देता हूं तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म इसको बना देगा। मतलब मैं कुछ एक्स्ट्रा ना करूं, बस इसी को सही कर दूं, तभी मार्क्स मिलना हमेशा लाजमी माना जाता है। तो V2 को ही रखते हुए इसको सही कैसे कर सकते हैं? इस केस में ये जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होता है ये चेंज होकर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बन जाता है। इसलिए मेरा सही सेंटेंस क्या होगा, हार्डली, इतना पार्ट क्या होगा बेटा जी, हार्डली डिड ही एंटर लगाऊंगा, मैं डिड ही एंटर लगाऊंगा और बाकी सेंटेंस पूरा सही लिखा हुआ है। इस तरह से ये वाले पार्ट को आप ठीक कर सकते हैं, वरना सेंटेंस में मार्क्स नहीं मिलेंगे। हैड ही एंटर्ड लिखा होगा तो भी आप प्रेफर इसी को करेंगे। रीजन क्या है कि मैं V2 रखते हुए इसको सही बना रहा हूं, ठीक है। थर्ड कॉन्सेप्ट की तरफ चलिए मूव करते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट कह रहा है एन ओल्ड मैन जस्ट एंटर्ड इनटू माय रूम। और इसी की तरह एक और कॉन्सेप्ट, एक और सेंटेंस है जो कह रहा है अ ब्रिलियंट आइडिया जस्ट एंटर्ड इनटू माय माइंड। अब आपको जान के शायद थोड़ा सा शॉक लगेगा, लेकिन यहां पर भी एंटर यूज हुआ है, यहां पर भी एंटर यूज हुआ है। इधर वाले एंटर के बाद में से हमें इनटू काटना पड़ेगा। यहां पर बेटा कोई प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पर जो इनटू लिखा है ये बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है। ये कैसे हो गया? सेम वर्ड है, एंटर्ड दोनों जगह लिखा है, एक जगह इनटू गलत, एक जगह इनटू सही। कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझिएगा। एंड दिस इज एप्लीकेबल जस्ट फॉर दिस वर्ड एंटर। एंटर के लिए क्या होता है, जब आपको एंटर कोई रियल चीज करती हुई दिखे, जैसे ये एन ओल्ड मैन, आप इस आदमी को देख पाएंगे, मतलब एंट्री कैसी होगी बच्चा, रियल एंट्री होगी। जब एंट्री रियल होती है तो प्रेपोजिशन नहीं लगा सकते। एंटर अगर रियल आदमी कर रहा है तो नो प्रेपोजिशन की बात आएगी। लेकिन अगर वही एंट्री इमेजिनरी है या कोई चीज हाइपोथेटिकल है, जैसे एक आइडिया मेरे दिमाग में आ रहा है, क्या आइडिया आपको दिखेगा? नहीं दिखेगा, वो इमेजिनरी चीज है।
इस केस में हम हमेशा इनटू को बेटा फिक्स कर देते हैं। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ एंटर वर्ड के साथ लगता है, सवाल में भर भर के आएगा, फंस जाओगे, वरना इसको सही से समझ लो। नेक्स्ट की बात करते हैं। मनीष इज ब्रेवर एंड स्मार्टर देन राहुल, सही लिखा है, बिल्कुल यहां पर ये परफेक्ट है। लेकिन मनीष इज सुपीरियर एंड ब्रेवर देन राहुल, ये गलत हो गया। सर ये कैसे गलत हो गया? दोनों जगह पर कंपैरेटिव लिखा है, ब्रेवर भी कंपैरेटिव, स्मार्टर भी कंपैरेटिव, सुपीरियर भी कंपैरेटिव, ब्रेवर भी कंपैरेटिव, सारा तो सही है। और बाकी यहां पर भी दान लगा दिया, इधर भी दान लगा दिया, भाई एकदम सेंटेंस सेम है, फिर क्यों गलती हो गई? अब यहीं पर आपको गौर फरमाने की जरूरत है। देखिएगा जरा, जब भी कभी हम कंपैरेटिव्स इस तरीके से लिखते हैं, कंपैरेटिव डिग्री के साथ में प्रेपोजिशंस लगते हैं, ठीक है। ब्रेवर के साथ क्या लगना चाहिए? हमेशा दैन लगेगा, ये बात आपको मालूम है। स्मार्टर के साथ क्या लगेगा? दैन लगेगा। जब दोनों में सेम प्रेपोजिशन लगना है तो सिर्फ बाद वाले के साथ में लगा दीजिए और इसको सही मान लीजिए। दोनों के साथ में अगर सेम प्रेपोजिशन लगते हैं तो सिर्फ बाद वाले के साथ ही लगेगा, सही हो जाएगा। लेकिन जब मैं सुपीरियर को देखूंगा ना, तो बेटा जी यहां पर टू लगना चाहिए था, सुपीरियर के साथ में टू लगता है, ब्रेवर के साथ में लगता है दैन। तो भाई अब यहां पर अलग अलग प्रेपोजिशंस हैं, इसका मतलब है सिर्फ एक के साथ में लगाकर अपना काम नहीं चलने वाला है। नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज, अब मुझे क्या करना पड़ेगा पता है? अब ना यहां से दैन तो देखो लगा हुआ है ऑलरेडी, दैन तो लगा है, मुझे यहां पर एक टू एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। तो सही सेंटेंस बनेगा मनीष इज सुपीरियर टू एंड ब्रेवर दैन राहुल। ये थोड़ा सा अजीब लग सकता है आपको, लेकिन दोस्त एग्जाम में जब मार्क्स यही दिलाएगा तो आपको यही मानना पड़ेगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, आज का आखिरी कॉन्सेप्ट, और फिर आएंगे आपके लिए 3 बढ़िया से सवाल जिनको आंसर करके आपको सच में मजा आ जाएगा। चलिए देखिएगा। A variety of food was prepared in the function. A variety of food items was wasted that day. अब यहां पर भाई देखो, जो एक नॉर्मल लॉजिक होता है उस हिसाब से हम क्या करते हैं, सब जब भी कभी हमको ऐसे सेंटेंस मिले जिसमें हमको ऑफ या प्रेपोजिशन मिल जाता है तो हम इसको ढूंढ लेते हैं पहले, इसके जस्ट पहले जो वर्ड होता है इसी के हिसाब से वर्ब लगाते हैं, इसी को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आप पढ़ते हैं। तो यहां पर ऑफ स्पॉट कर लिया क्योंकि प्रेपोजिशन था, ऑफ के पहले वैरायटी थी, वैरायटी के पहले आ लिखा है मतलब एक वैरायटी है, इसका मतलब है वर्ब सिंगुलर लगनी चाहिए, तो यहां पर वॉज सही लिखा है। यहां पर भी सेम चीज है, तो अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स वॉज वेस्टेड सही होना चाहिए। लेकिन दोस्त यहां पर वॉज गलत है और यहां पर वॉज सही लिखा हुआ है। अब ऐसे कैसे हो गया? सेम चीज तो है, तो इस पर गौर फरमाइएगा। 2 शब्द होते हैं, एक होता है वैरायटी और दूसरा शब्द होता है इसी की तरह प्लेंटी। जब भी कभी वैरायटी और प्लेंटी में से कुछ भी यूज होगा तो ध्यान रखें कि ऑफ के या प्रेपोजिशन के पहले क्या लिखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको किसके बेसिस पे वर्ब लगानी है? इनके बाद में, जैसे फूड यहां लिखा है, फूड एक अनकाउंटेबल नाउन है। जब अनकाउंटेबल नाउन होगा, जब अनकाउंटेबल नाउन होगा तब आपको लगानी पड़ेगी सिंगुलर वर्ब। लेकिन अगर काउंटेबल नाउन हो तो आप तुरंत प्लूरल वर्ब लगा देंगे, बस यही रूल है। जैसे फूड अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब यानी वॉज लग गई। जब भी किसी वर्ब में एस लगता है सिंगुलर बन जाती है। लेकिन अगर फूड आइटम्स लिखा है, अब आप गिन पाएंगे, इसका मतलब यहां वॉज गलत है, इसकी जगह पर आपको क्या करके ठीक करना पड़ेगा? वर वेस्टेड दैट डे करना पड़ेगा। समझ आ गए हैं पांचों कॉन्सेप्ट्स? तो लाइक तो बनता है। एंड दिस इज असाइनमेंट फॉर यू। ये 3 क्वेश्चंस है। व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच? यू कैन नॉट प्रेफर कॉफी ओवर टी हेयर। Nobody is allowed to sit on the chair. ये 3 सवाल हैं, इनके आंसर्स देखते हैं आप में से कौन सा बच्चा तीनों के आंसर्स को बिल्कुल सही करता है। जिसके तीनों आंसर सही होंगे नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम फीचर करा जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। सब्सक्राइब बटन पर टैप करिए एंड जुड़िए हमारे साथ ऐसे अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स के लिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।